रूस के यूक्रेन पर हमले के 18 दिन हो चुके हैं। न धमाकों की गूंज बंद हो रही है, न तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं और आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। चारों ओर बस तबाही ही तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। महायुद्ध का आज 18वां दिन है। यूक्रेनी छापामार दलों के साथ रूसी सेना की स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही है, लेकिन रूसी सेना फिलहाल भारी पड़ रही है। कीव के करीब रूसी सेना के हमले में एक बच्चा समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। वहीं अमेरिका भी रूस को लगातार आंखें दिखा रहा है, लेकिन रूस भी पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध की बात से बौखलाया हुआ है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त हथियार और उपकरण देने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन हथियारों में एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी शामिल हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि यह महायुद्ध आखिर कब थमेगा और कब लोग राहत की सांस लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के पास सैन्य ठिकाने पर हवाई हमला किया है। हमले वाला यह हिस्सा पोलैंड के बॉर्डर के करीब है। रूस घेरने लगा है यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर का हिस्सा। रूस ने उत्तर पश्चिम में यारोविव आर्मी रेंज में 8 रॉकेट दागे। यारोविव इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी सेंटर पर हमला हुआ है। रूस ने TU-95 MS की 10 से अधिक क्रूज मिसाइलें यहां दागी हैं। तो रूस का हमला लगातार जारी है और अब पोलैंड बॉर्डर के हिस्से में हमला किया गया। यूक्रेन में रूस के हमले का आज 18वां दिन है। अब तक तबाही जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का लगातार हमला जारी है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत जंग में फंसे अपने पड़ोसी और विकासशील देशों के लोगों की मदद जारी रखेगा। रूस यूक्रेन जारी युद्ध के चलते भारत के नागरिक वहां फंसे हुए थे, जिसमें ज्यादातर छात्र थे। इन्हें निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया है। भारत ने मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 19,000 नागरिकों की वतन वापसी कराई है। रूस यूक्रेन जंग के 18वें दिन हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की कैपिटल कीव के सेंटर पॉइंट से महज 16 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है। हालांकि वहां यूक्रेनी छापामार दलों के साथ रूसी सेना की स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही है, लेकिन रूसी सेना फिलहाल भारी पड़ रही है। कीव के करीब रूसी सेना के हमले में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह हमला पेरोमोहा गांव से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे काफिले के ऊपर उस ग्रीन कॉरिडोर एरिया में किया गया, जो आम नागरिकों को बचाने के लिए रूस की सहमति से बनाया गया था।
उधर अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त हथियार और उपकरण देने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन हथियारों में एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी शामिल हैं। अमेरिका की इस घोषणा से कुछ घंटे पहले ही रूस विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसे रूसी सेना को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया। साथ ही चेतावनी दी थी कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूस ने कहा कि उसकी सेना हथियारों की सप्लाई वाले काफिले को निशाना बनाए। यूक्रेन पर रूसी हमले ने एक हंसते खेलते देश को खंडहर में तब्दील कर दिया है। हालात ये हैं कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। ना तो वहां खाना है, ना ही पानी, ऊपर से जान पर मंडराता खतरा। लिहाजा लोग देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। परेशानी और मजबूरी की इस आलम में कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो गए। देश छोड़कर भाग रहे लोगों को गुलाम बनाने और मानव तस्करी का शिकार बनाने की खबरें भी सामने आने लगी। दरअसल यूक्रेन पर पिछले 18 दिन से रूस के हमले जारी हैं। दुनिया भर के देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस झुकता नजर नहीं आ रहा। इस युद्ध का असर यह हुआ है कि अब तक लाखों लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। शरण के लिए मजबूर हो चुके लोगों की इस भीड़ का इस्तेमाल कुछ गिरोह अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये गिरोह देश छोड़कर भागे इन परेशान महिलाओं को देह व्यापार और गुलामी के लिए मजबूर कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से सटे पोलैंड, रोमानिया, मालदोवा, हंगरी और स्लोवाकिया में बने रिफ्यूजी कैंपों में बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकर्स सक्रिय हो गए हैं, जो इन रिफ्यूजी महिलाओं और बच्चों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। साथ ही इन महिलाओं और बच्चों को शारीरिक शोषण का भी शिकार बना रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी यानी यूएनएचसीआर ने इस पर अपनी चिंता भी जताई। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने अपने यूक्रेनियन यूजर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। मौजूदा रूस यूक्रेन संकट को ध्यान में रखकर गूगल ने यूक्रेन में काम कर रहे एंड्रॉयड फोन्स में एयर रेड अलर्ट फीचर लागू किया है। जीएसएम एरिना की रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर गूगल प्ले सर्विसेज के तहत काम करेगा। गूगल ने इस सुविधा को यूक्रेन की सरकार के आग्रह पर चालू किया है। एक फिल्मी पटकथा की तरह ऑपरेशन गंगा में देशभक्ति, बहादुरी, पराक्रम, कौशल और रणनीति सब कुछ है। जी हां, यह पहली बार हुआ जब युद्धग्रस्त देश में शहरों के अंदर जाकर देशवासियों की सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई गई। देखिए रिपोर्ट। एयरपोर्ट का नजारा भावुक कर देने वाला था। हफ्तों से अपने बच्चों का इंतजार कर रहे माता पिता उन्हें अपने सामने देखकर भावुक हो उठे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। कुछ ऐसा ही हाल बच्चों का भी था। इन्होंने एक दूसरे से गले मिलकर अपनी खुशियों का इजहार किया। तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को स्वदेश ला रही है। सूमी शहर में फंसे एक भारतीय और उसकी यूक्रेनियन पत्नी केरल पहुंचे। यूक्रेनी पत्नी विक्टोरिया और अपने 2 महीने के बच्चे जोसेफ राफेल के साथ केरल के रहने वाले रानीश जोसेफ यूक्रेन के सूमी शहर से कोच्चि लौट आए हैं। सूमी से उनकी यूक्रेनी पत्नी विक्टोरिया पहली बार केरल आई है। रानीश यूक्रेन में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते थे। इनकी शादी 2019 में हुई थी।
उनके साथ इस चार्टर फ्लाइट से कुल 180 लोग दिल्ली से कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे। रानीश जोसेफ ने कहा कि वे अब बहुत खुश हैं। रानीश बताते हैं कि 4 दिन बिना आराम के यात्रा करके वो यहाँ पहुँचे हैं। जाहिर है परिवार को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। रानीश ने बताया कि पहले हमने बस से, फिर ट्रेन से और फिर फ्लाइट से यात्रा की है। जो हमारे साथ थे उनमें से कई ने बच्चे की देखभाल में खूब मदद की, जबकि उनकी पत्नी विक्टोरिया ने कहा कि सुमी में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन अब मैं सभी को देखकर बहुत खुश हूँ। बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के पूर्वोत्तर शहर सुमी में फंसे 674 लोगों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। इनमें ज्यादातर छात्र हैं। इन छात्रों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां बयां की कि कैसे उन लोगों ने आसमान से बरसते गोलों के बीच 2 हफ्ते तक भय और दहशत के साथ वक्त गुजारे। गौरतलब है कि ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया और वायुसेना के विमानों ने 87 से ज्यादा उड़ानें भरी। 300 से ज्यादा घंटे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों से 5 बार सीधी बात की। 4 केंद्रीय मंत्री पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया में डेरा जमाए रहे। अपनों को बचाने के लिए भारतीय अधिकारी बमबारी के बीच युद्धग्रस्त क्षेत्रों में गए। तब कहीं जाकर वहां फंसे नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई जा सकी। पूरे ऑपरेशन के जानकार सूत्रों ने बताया, सुमी में भारतीय छात्र जब सड़क मार्ग से सीमा की ओर जा रहे थे, तब दूसरी ओर रूसी सैनिकों का काफिला बिल्कुल करीब से निकल रहा था। कभी भी काफिले पर गोली चल सकती थी, लेकिन पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन से सीधी बात कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। ये पहली बार था जब युद्धग्रस्त देश में शहरों के अंदर जाकर अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूक्रेन में पैदा हुए हालात के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश लौटने के बाद इन छात्रों की पढ़ाई का क्या होगा? छात्रों के डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं? कई साल तक पढ़ाई करके आए छात्रों को एमबीबीएस की डिग्री मिल पाएगी या नहीं? यूक्रेन से लौटे छात्रों का भविष्य अधर में। अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने की चिंता। क्या देश में पूरी कर पाएंगे पढ़ाई? माता पिता का सपना बेटी को डॉक्टर बनाना था, लेकिन अब न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के शिमला की मिंजल, बल्कि उन जैसे हजारों परिवारों के सपनों पर संकट के बादल छा गए हैं। वजह है यूक्रेन में रूस का हमला। इस कारण हजारों छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा है। मैं लवी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और अभी तो जो हमारी साइड थी लवी, वो सेफ़ थी कंपैरेटिवली जो खारकीव और कीव के बच्चे थे, पर फिर भी वहाँ भी उतना ही माहौल ख़राब था, उतना ही बच्चे परेशान थे, उनके माँ बाप परेशान थे, बच्चे निकलेंगे नहीं निकलेंगे क्या होगा, और सबका यही वो था। और अब जब बच्चे सब यहाँ पहुँच गए हैं तो सबका एक ही सवाल है, गवर्नमेंट से भी खुद से भी, कि क्या करना है आगे, कहाँ जाना है और हमें वापस एजुकेशन अपनी मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, बट वहाँ मेरी जो सीनियर 6th ईयर के बच्चे जिनके सिर्फ 2-2 महीने रहते थे, उसके बाद उनको अपनी डिग्री मिल जाती, तो फिर उनका और सबका टाइम और पैसा वेस्ट हुआ है। मेरी बेटी लेवी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और 25 को उसकी फ़्लाइट थी वापसी की, लेकिन 24 को ही कीव में बम ब्लास्ट हो गया था।
तो उसके बाद ही हम लोगों की सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि हमारा बच्चा अनसेफ जोन में है। लेकिन लवीव फिर भी सेफ जोन में था और हम बच्चे से कांटेक्ट में थे, इसलिए हमारे को फिक्र बहुत थी। लेकिन जब तक बच्चा वापस नहीं पहुंचा तब तक हमारे को बहुत परेशानी हुई है। 10-15 दिन हम बहुत परेशानी में रहे। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना फिलहाल यूक्रेन के लिए संभव नहीं है। इस संकट से भारत से डॉक्टर बनने यूक्रेन गए विद्यार्थियों के सामने अब भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। युद्ध के दौरान खार्किव में ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 से 5 हजार छात्र छात्राओं को अपने भविष्य की चिंता है। लिविव में पढ़ने वाली मिंजल भी उन्हीं में से एक है। हाँ, ये बात और है कि वो उतनी निराश नहीं है। Everybody has their own opinion, but हमारी गवर्नमेंट अगर हमें इतना हेल्प नहीं करती तो हम अभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वहाँ और कंट्रीज़ के बच्चे भी थे, नाइजीरिया, इजिप्ट, उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उनके लिए, तो वो अपने खुद से कर रहे थे। बॉर्डर क्रॉसिंग या फिर रुकना हो या कुछ भी करना हो, हमें हंगरी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें कुछ ही घंटों में बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था। फिर वहाँ हमें एक होटल में जाके रुकवाया गया। तो फिर हमारी अभी तक गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल रही है। तो आई होप वो बच्चों की सिचुएशन समझे और आगे भी उतनी ही हेल्प करें हमारी। अब बेटियाँ वापस आई है तो इन लोगों की हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है। और ये लोग पहले हंगरी बॉर्डर के लिए निकले हैं, वहाँ भी हमारी एम्बेसी ने इनकी बहुत हेल्प की है और इनको बहुत ही सेफली दिल्ली पहुँचाया है और हिमाचल भवन में ठहराया है। वहाँ से शिमला भी इनको बहुत अच्छे से पहुँचाया है। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए हम लोगों को चिंता है कि आगे अब किस तरह होगा, वहाँ वो रुकती है नहीं रुकती है, आगे बच्चों का क्या होगा, इसलिए हमारे को बहुत चिंता है बच्चों की। अभी तक के शैक्षिक नियमानुसार अगर इनकी पढ़ाई बीच में छूटती है तो इन छात्रों के लिए भारत के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई पूरी करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एनएमसी इन सब चीजों पर विचार कर रहा है और भविष्य में कुछ विकल्प सामने आ सकते हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन की 8 मेडिकल यूनिवर्सिटी में 21,000 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पूर्व के 3,000 छात्र डॉक्टर बनने के बाद वहीं बस गए हैं। लेकिन युद्ध ने स्थितियों में काफी बदलाव कर दिया है। सवालों का समाधान भविष्य के गर्भ में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। यूक्रेन युद्ध में फंसे जैनम जैन के उदयपुर जिले के सलुम्बर लौटने पर नगरवासियों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर एडीएम सिटी अशोक कुमार और वल्लभ नगर एसडीओ श्रवण सिंह राठौर ने जैनम जैन की अगवानी की। डबोक से वाया बंबोरा जैनम को भाजपा जिला मंत्री शांतिलाल जैन की अगवानी में सलुम्बर लाया गया। रास्ते में भी जैनम का बंबोरा और गुडेल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जैनम जैन ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया है। वतन वापसी पे मैं भारत सरकार एवं राज्य सरकार और भारत के दूतावास, जिला कलेक्टर उदयपुर एवं अन्य अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे बहुत परेशानी है जिस वजह से भारत के दूतावासों ने हमारी सहायता करी और हमें जल्द से जल्द हमारे घर लाने की तैयारी करी थी। उन सबका धन्यवाद बहुत तहे दिल से। तो महायुद्ध में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।